स्टूडेंट्स, मैं शिवांश जोशी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैं आपका जीव विज्ञान का पोर्शन ले रहा था। लैब असिस्टेंट की तैयारी हम कर रहे हैं यहाँ पर। और जीव विज्ञान में सबसे पहले हमने जाना था विज्ञान की परिभाषा। एक बार सारा ही हम रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम अपनी क्लास पर चलते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने क्या जाना था, विज्ञान की परिभाषा कि विज्ञान क्या है। तो हमने विज्ञान की परिभाषा क्या दी थी? विज्ञान की परिभाषा हमने दी थी, तथ्यों पर आधारित, प्रयोगों द्वारा सत्यापित, प्रकृति द्वारा जो प्रदत्त ज्ञान है उसका क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित अध्ययन ही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। विज्ञान के बाद हम अपने मेन टॉपिक पर आए, जो था जीव विज्ञान। क्या था? जीव विज्ञान, जिसे हमने बायोलॉजी बोला। जब हमने बायोलॉजी की बात करी तो हमें पता चला कि ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। कौन कौन से थे? बायोस और लोगोस। बायोस का अर्थ हमने देखा था लाइफ या जीवन, और लोगोस था स्टडी या अध्ययन। ओके। इसके बाद हमने जीव विज्ञान की परिभाषा बनाई, और जीव विज्ञान की परिभाषा हमने क्या बनाई? ये क्या है? विज्ञान की शाखा। तो हमने परिभाषा इसकी इस तरह से बनाई, विज्ञान की एक शाखा जिसके अंतर्गत जीवों की संरचना तथा उनके जैविक प्रक्रमों का सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, वही क्या कहलाती है? जीव विज्ञान या बायोलॉजी कहलाती है। जैविक प्रक्रम से क्या तात्पर्य है? तो जैविक प्रक्रम का अर्थ मैंने बताया था, श्वसन, उत्सर्जन, पाचन, जनन, ये सभी क्या है? एक जीवित शरीर या सजीव के जैव प्रक्रम या बायो प्रोसेस है। ओके, चलिए। इसके बाद हमने देखा कि इसकी दो शाखाएं थी जीव विज्ञान की। कौन कौन सी शाखाएं थी? तो पहली थी हमारी जूलॉजी। कौन सी थी? जूलॉजी। और दूसरी थी बॉटनी। जूलॉजी की जब मैंने बात करी तो फादर ऑफ जूलॉजी मैंने बताया था आपको, अरस्तु, एरिस्टोटल जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। और बॉटनी का बताया था थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस। ओके, इतना हमने जाना। इसके बाद हमने देखा ये जो बार बार हम शब्द का नाम ले रहे हैं सजीव, इसका अर्थ क्या है? तो सजीव के हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखे जिसके माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि इनको सजीव कहा जाएगा और इनको निर्जीव कहा जाएगा। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, एक बार याद दिलाइए। पहला था श्वसन, दूसरा पाचन, तीसरा पोषण, चौथा गतिशीलता, पांचवा वृद्धि, एक छठा कैरेक्टरिस्टिक आप ऐड कर लीजिएगा, जनन। क्योंकि सजीवों का एक मेन फीचर मैं बोलूं तो क्या होता है? जनन भी होता है। हम हमारी बात करें, जंतुओं की बात करें, तो सभी अपने जैसी संतति, अपने जैसी संतान पैदा करते हैं। किसके माध्यम से? जनन या रिप्रोडक्शन के माध्यम से। क्या पेड़ पौधों में जनन होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। उनमें बीजों का निर्माण होता है, और बीज से क्या बनता है? पौधा बनता है। और बीज से पौधा बनने की जो प्रक्रिया, वो किस प्रकार का जनन है? तो पादपों में हम बात करें तो वो अलैंगिक प्रकार का और लैंगिक प्रकार का, दोनों प्रकार का जनन होता है, अलैंगिक और लैंगिक प्रकार का। ओके। और हम जंतु की बात करें तो सेम अलैंगिक और लैंगिक प्रकार, दोनों प्रकार का जनन होता है। जंतुओं में एक कोशिकीय जंतु भी आते हैं जिन्हें अमीबा, युगलीना, पैरामीशियम ये बोला जाता है ना। तो ये एक कोशिकीय जीव में किस प्रकार का जनन होता है? ना तो इनमें लैंगिक होता है, ना ही इनमें अलैंगिक होता है। इनमें होता है विखंडन प्रकार का जनन। मतलब कि इनकी जो सेल है वो बीच में से टूट करके दो संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है। ओके, तो ये इस प्रकार का जनन किसमें होता है? एक कोशिकीय जीवों में। इसका मतलब इनमें भी जनन हो रहा है, तो ये भी क्या है? सजीव है, सजीव होते हैं ये। ओके, चलिए, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखे थे। उसके बाद हमने बात करी जो आपके सिलेबस में टॉपिक है, कोशिका सेल के बारे में। क्या बात करी हमने कोशिका सेल के बारे में? कोशिका के बारे में हमने बोला कि इसे सेल नाम किस तरह से दिया गया। रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट हुए थे, और इन्होंने एक सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया। उस माइक्रोस्कोप से कॉर्क की सेल्स देखी, कॉर्क की कोशिकाएं देखी। कॉर्क क्या है? कॉर्क है पेड़ों की जो छाल होती है, छाल, उसके अंदर का पार्ट, वो क्या कहलाता है? कॉर्क कहलाता है। और वो कैसा होता है? तो उसमें होती हैं डेड सेल्स या मृत कोशिकाएं। तो इन्होंने मृत कोशिकाओं को देखा। तो मृत कोशिकाओं को जब इन्होंने सिंपल माइक्रोस्कोप से देखा तो जो सेल्स थी उनके अंदर के ऑर्गन्स तो इन्हें नहीं दिखे, लेकिन इनको कुछ इस तरह के चैम्बर्स दिखाई दिए। और जब इस तरह के चैम्बर्स इन्हें दिखाई दिए तो इन चैम्बर्स, इन खाली चैम्बर्स को इन्होंने क्या बोल दिया? इनके लिए तो ये खाली थे, क्योंकि सिंपल माइक्रोस्कोप से इनके अंदर का तो कुछ दिख नहीं रहा था। तो
तो इनको इन्होंने नाम दे दिया सेल। ओके, तो सबसे पहले कोशिका की खोज करने वाले कौन थे? हुक। तो जीवित कोशिका की खोज करने वाले कौन थे? हॉक। कौन थे? हॉक। मैं बात करूं पूरे नाम की, तो पूरा नाम क्या था इनका? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ओके, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने किस पे करी थी? जीवित कोशिका पे इन्होंने खोज करी थी, जीवित कोशिका की खोज करी थी। ओके, इसके अलावा थे स्लाइडेन और स्वान। कौन थे? स्लाइडेन और स्वान, और इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था। चूंकि कोशिका सिद्धांत आपके सिलेबस में दिया हुआ है तो उसे अच्छे से हम बाद में पढ़ेंगे। सेल के बारे में हम जान रहे थे, तो सेल में हमने देखा था कोशिकांग या सेल ऑर्गन्स। सेल ऑर्गन्स की मैं बात करूं तो कौन कौन से सेल ऑर्गन्स हमने पढ़ लिए थे? पहला पढ़ा था कोशिका झिल्ली, जिसे हमने प्लाज्मा झिल्ली भी बोला था। क्या बोला था? प्लाज्मा झिल्ली भी इसको बोला था। ओके, प्लाज्मा झिल्ली क्या थी, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। तो प्लाज्मा झिल्ली सबसे बाहरी आवरण था, जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है। ये अर्धपारगम्य होता है, अर्थात सेमी परमेएबल, अर्थात ये कुछ एक पदार्थों को अंदर आने के लिए अनुमति देता है, कुछ को ही बाहर जाने की अनुमति देता है। जैसे कि ब्लड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जल हो गया। ओके, इस तरह की चीज़ों को ये अंदर आने के परमिशन देता है। सेमी परमेएबल मतलब आधी परमिशन देने वाला, इस तरह से याद रखिए। अर्धपारगम्य। बाहरी आवरण मैंने बताया किसका बना होता है, तो प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। इसी वजह से इसका दूसरा नाम क्या पड़ गया था? प्लाज्मा। ये हमने देखा। ओके, इसके अलावा हमने क्या देखा? दूसरा हमने देखा भित्ति, कोशिका भित्ति। सेल वॉल लिख देता हूं मैं, कोशिका भित्ति। वॉल का अर्थ क्या है? दीवार, अर्थात ये क्या करेगी? सुरक्षा प्रदान करेगी। तो पहला इसका पॉइंट हमने देखा, सुरक्षा और यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करती है। सुरक्षा और यांत्रिक दृढ़ता ये प्रदान करती है, मतलब पौधे को खड़े रहने में हेल्प करती है। दूसरा, ये किसकी बनी होती है? तो ये सेल्यूलोज की बनी होती है। ओके, और सिर्फ किस में पाई जाती है? पादपों में पाई जाती है। सिर्फ किस में पाई जाती है? पादपों में। ओके, यहाँ तक हमने देखा। उसके बाद हमने तीसरा पॉइंट देखा था केंद्रक, न्यूक्लियस। केंद्रक में हमने क्या देखा? केंद्रक जो है ये एक तो कोशिका विभाजन जो है उसके लिए उत्तरदायी होता है। केंद्रक के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं? तो केंद्रक के अंदर केंद्रिका, डीएनए, गुणसूत्र, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, और जीन, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। कोशिका विभाजन के लिए उत्तरदायी होता है, और साथ ही ये सारे जो जितने भी ऑर्गन्स हैं कोशिका के अंदर, जितने भी ऑर्गन्स हम पढ़ने वाले हैं उन सभी को कंट्रोल करता है। कोशिका के अंदर जितने भी अंग हैं उन सबको कंट्रोल करने के कारण इसको क्या बोल दिया जाता है? जैसे हमारा जो ब्रेन है वो हमारे सारे ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, तो इसे बोल दिया जाता है ब्रेन ऑफ सेल। कोशिका का मस्तिष्क या कोशिका का दिमाग क्या बोल दिया जाता है? ब्रेन ऑफ सेल। ओके, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। इसके बाद केंद्रक के बाद हमने देखा था नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया। चौथा क्या देखा था? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया की हम बात कर लें तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसको कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पावर हाउस। क्यों कहा जाता है पावर हाउस? पावर हाउस इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कोशिका में क्या निर्माण करता है? ऊर्जा निर्माण करता है। क्या निर्माण करता है? ऊर्जा का निर्माण करता है। कैसे करता है? तो श्वसन के माध्यम से 38 एटीपी का निर्माण होता है, और ये 38 एटीपी जो है ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस होता है, मतलब कि जटिल अणुओं का सरल अणुओं में टूटना, और उससे क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? कोशिका का शक्ति गृह। इसके अलावा हमने बोला कि जो माइटोकॉन्ड्रिया था, मैं ऊपर लिख देता हूँ या यहीं लिख देता हूँ। इसके अलावा हमने देखा जो माइटोकॉन्ड्रिया की बाहर की दीवार थी उसे क्या बोला गया था? क्रिस्टी बोला गया था। ओके, कैसी शेप होती है? जूते के आकार का ये होता है। ओके, जूते का जो सोल होता है नीचे का, उस तरीके का माइटोकॉन्ड्रिया दिखता है। तो ये सारी चीज़ें हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी। आइए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट कोशिका, जिसका नाम था पांचवा है गोल्जी बॉडी। गोल्जी काय। इस गोल्जी काय को गोल्जी उपकरण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोल्जी उपकरण या गोल्जी एपरेटस। किसने खोज करी थी? सबसे पहले खोजकर्ता देख लेते हैं। तो खोजकर्ता थे कैमिलो गोल्जी। क्या नाम था? कैमिलो गोल्जी। और इन्हीं के नाम पर गोल्जी काय या गोल्जी उपकरण का नाम पड़ा। इसको उपकरण क्यों बोला? उपकरण इसको इसलिए बोला क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया जो शक्ति बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो ऊर्जा बनाता है, उस ऊर्जा को गोल्जी काय विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है, या विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करता है।
भाई मैंने बोला कि कोशिका जो है उसमें शक्ति निर्माण का कार्य कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसका मतलब जितनी भी हमारे अंदर सेल है, क्योंकि हमारा पूरा शरीर सेल या कोशिका का बना है, उन सभी में माइटोकॉन्ड्रिया होगा और वो ऊर्जा उत्पादन करेगा। तो फिर इस गोल्जी इकाई की ज़रूरत क्या पड़ गई, ये क्यों दूसरी सेल को ऊर्जा देता है, क्यों ये एक सेल से दूसरी सेल में ऊर्जा का ट्रांसफ़र करता है, ऐसा क्यों होता है। देखिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे जो शरीर है इसमें सबसे ज़्यादा मेरा कौन सा अंग काम आ रहा है, सबसे ज़्यादा मेरी जीभ काम आ रही है। ये जीव जो है इसके अंदर एक निश्चित कोशिकाएं हैं, निश्चित संख्या में कोशिकाएं हैं और वो एक निश्चित ऊर्जा बना रही हैं। मान लीजिए इनमें जो कोशिकाएं हैं उनकी ऊर्जा समाप्त होने वाली है, समाप्त हो चुकी है, तो क्या ये जीव काम करेगी, इसको ऊर्जा ही नहीं मिलेगी, और जब किसी चीज़ को ऊर्जा नहीं मिलेगी तो काम नहीं करेगी। ओके, और क्योंकि हम श्वास जो है वो एक निश्चित अमाउंट में ही ले रहे हैं, एक निश्चित अमाउंट में अगर हम श्वास ले रहे हैं, लगभग 500 ml हम लेते हैं, श्वसन तंत्र में मैं आपको पढ़ाऊँगा, तो एक निश्चित अमाउंट में हम श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं, इसका मतलब ऑक्सीजन ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब जो है माइटोकॉन्ड्रिया वो निश्चित अमाउंट के ऑक्सीजन से ऊर्जा का निर्माण कर रहा है। तो मान लीजिए अभी मेरा हाथ ये कोई काम नहीं कर रहा, मेरा पैर कोई काम नहीं कर रहा, मैं खड़ा हूँ, तो इनमें भी वही उतनी ही ऊर्जा बन रही है जितने मेरे पूरे शरीर में बन रही है, क्योंकि समान ही कोशिकाएं हैं। तो यहाँ से पैर की जितनी भी कोशिकाएं उन सभी से ऊर्जा लेकर के ये गोल्जी काय कहाँ तक लेके आएगा, मेरी जीभ तक, और जीभ को चलाने में हेल्प करेगा। मेरा हाथ चल रहा है, मान लीजिए एक निश्चित ऊर्जा इसके अंदर है, अगर इसकी ऊर्जा खत्म हो जाए तो काम करना बंद कर देगा, तो फिर कौन हेल्प करेगा, गोल्जी काय। ये बाकी जो शरीर है उससे ऊर्जा को लेकर के आएगा और मेरे हाथ तक पहुँचा देगा, और ये इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, गोल्जी उपकरण भी बोल दिया जाता है, एपरेटस भी बोल दिया जाता है। मैं कह सकता हूँ ऊर्जा का ये परिवहन करता है, या ऊर्जा की ये गाड़ी है। क्या है ये, ऊर्जा की गाड़ी। अगर पूछा जाए ऊर्जा की गाड़ी कौन है, कौन है, गोल्जी का है, इसका मतलब ये ऊर्जा का परिवहन करता है। क्या करता है, ऊर्जा का परिवहन करता है। ओके, किसने नाम दिया, कैमिलो गोल्जी ने दिया। ऊर्जा की गाड़ी इसे बोलते हैं क्योंकि ये ऊर्जा का परिवहन करता है। ऊर्जा क्या है, हमारे अंदर ग्लूकोज के सरल जो जटिल अणु है उनका टूटकर सरल अणुओं में बनना, मतलब कि 2 पायरुविक एसिड बनना। मैंने इससे पहले वाली क्लास में बताया था और मैं अच्छे से बताऊंगा जब श्वसन तंत्र पढ़ाऊंगा। तो उसी ऊर्जा को कौन लेकर के जाता है, गोल्जी का या गोल्जी उपकरण लेकर के जाता है। एक बार आप देख लीजिए इसको। चलिए इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है तो आपको स्क्रीन पे दिख ही गया होगा, बाकी मैं बता देता हूँ। ये जो इसके फोल्ड्स होते हैं, इन फोल्ड्स को बोला जाता है कुंडिकाएं। क्या बोला जाता है, कुंडिकाएं। वैसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन इन फोल्ड्स को क्या बोला जाता है, कुंडिकाएं। ये फोल्ड्स परत दर परत जमा होते हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि ये जो गोल्जी बॉडी है ये परतदार स्ट्रक्चर है। कैसी है, परतदार आकृति है। तो ये परत दर परत जमा होते हैं इस तरह से, बड़ा फिर और छोटा। मैं और अच्छे से इसको बना देता हूँ। पहले एक बड़ा इस तरह से, फिर एक छोटा, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, इस तरह से ये जमा होते हैं। ओके, इस तरह से ये जमा होकर के एक पूरा गोल्जी काय का, गोल्जी एपरेटस का निर्माण करते हैं। यहाँ से ऊर्जा संचारित होगी और बाहर निकल के दूसरी गोल्जी काय में जाएगी, और दूसरा गोल्जी काय कहाँ पे, कोशिका के अंदर है, तो वो वहाँ ऊर्जा पहुँचा देगा। ये कौन है आपका, गोल्जी काय या गोल्जी उपकरण। ओके, चलिए गोल्जी काय के बाद हम बात कर लेते हैं लाइसोसोम की। दूसरा टॉपिक क्या है, लाइसोसोम। अब ये लाइसोसोम क्या है, देखिए लाइसोसोम जो है ये एक तरह के का, मैं बोलूँ कि होते हैं ना दादा टाइप के, गुंडे टाइप के, उस टाइप का कोशिकांग है। मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए ये पूरी कोशिका है, ये केंद्रक बीच में सेंटर में पाया जाएगा, दोहरी झिल्ली का होगा। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया मैंने आपको बताया, जो मैंने अभी बताया उनके बारे में बता रहा हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी मैंने बताई, और क्या बताया मैंने, कोशिका भित्ति बताई। बाकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है जो भी पढ़ेंगे अपन, राइबोसोम होते हैं, है ना। ये जो लाइसोसोम होता है, ये लाइसोसोम क्या करता है, इसका मेन काम है, मान लीजिए ये माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं कर रहा है, इसने काम करना बंद कर दिया। इसका काम क्या है, ऊर्जा निर्माण करना। अगर ये ऊर्जा का निर्माण करना बंद कर देता है, और ऐसी कंडीशंस कब आती हैं, जब कोशिका काम करना बंद कर देती है। मान लीजिए आपके कट गया, कहीं लग गया, तो यहाँ की कोशिकाएं डैमेज हो गई। अब यहाँ की कोशिकाएं कोई काम नहीं करेंगी। अगर यहाँ की कोशिकाएं काम नहीं करेंगी तो उसका माइटोकॉन्ड्रिया भी काम नहीं करेगा। इसका मतलब ये कोशिका किसी काम की नहीं रही, है ना। अब मान लीजिए सिर्फ एक अंग माइटोकॉन्ड्रिया यही काम नहीं कर रहा, अभी कोशिका पूरी काम कर रही है, सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं कर रहा, तो लाइसोसोम एक पदार्थ निकालेगा और इस माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलेगा, हाँ भाई आओ मेरे पास, और इसको पास में लेकर के और अपना जो अंदर पदार्थ है उसको छोड़ देगा और माइटोकॉन्ड्रिया डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उस पदार्थ का क्या नाम है,
तो वो पदार्थ है जल अपघटनी एंजाइम। क्या नाम है? जल अपघटनी एंजाइम को मैं EZ लिख रहा हूँ, ठीक है, EZ यहाँ लिख देता हूँ, EZ एंजाइम। तो एक जल अपघटनी एंजाइम निकालता है लाइसोसोम और कोशिका के जितने भी अंग हैं उनको पचा देता है। तो ये जल अपघटनी एंजाइम है और ये जो लाइसोसोम है क्या काम करता है? कोशिका के कोशिकांगों का पाचन का काम करता है, या मैं बोल दूं कोशिका का पाचन का कार्य करता है। मतलब कि कोशिका में कोई कोशिकांग काम नहीं कर रहा है तो ये जल अपघटनी एंजाइम छोड़ेगा लाइसोसोम और उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, उसको पचा देगा, उसको गला देगा। ओके, मान लीजिए पूरी कोशिका काम नहीं कर रही है, तब ये लाइसोसोम क्या करेगा? फट जाएगा, पूरा का पूरा फट जाएगा और कोशिका में ये जल अपघटनी एंजाइम पूरा का पूरा निकल जाएगा, विस्तृत हो जाएगा और ये सारी कोशिका क्या हो जाएगी? पच जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी और कोशिका के बाहर क्या है? ब्लड, और उस ब्लड में ये घुल जाएगी। एक सीधा सा रीज़न मैं आपको बताता हूँ। जब भी हमारे कटता है, छिलता है, मान लीजिए हाथ पे कटा है, छिल गया यहाँ से, अब ये जो कटा है, यहाँ की जो सेल्स हैं वो हो गई डिस्ट्रॉय, कोई काम की नहीं रही, कोई काम नहीं कर रही, तो सभी का लाइसोसोम फट जाएगा और फटने के कारण उसमें से क्या निकलेगा? जल अपघटनी एंजाइम। क्या निकलेगा? जल अपघटनी एंजाइम, मतलब जल भी होगा उसमें और बाहर क्या है अपनी सेल्स के बाहर? ब्लड। तो आपने सुना होगा कि हमारे शरीर में जो ब्लड है वो गाढ़ा होता है। कैसा होता है? गाढ़ा। लेकिन जब वो बाहर निकलता है कटने के कारण तो वो पतला हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें ये जो जल है वो घुल जाता है। और साथ ही कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है? कोशिका द्रव्य है, और उस कोशिका द्रव्य में 80% क्या है? जल ही तो है। तो ये सारा का सारा जल किस में घुल जाता है? ब्लड में, रक्त में घुल जाता है। इसी वजह से यहाँ से जो ब्लड निकलेगा वो जब तक अंदर रहेगा शरीर में तब तक तो गाढ़ा रहेगा, लेकिन बाहर आने के बाद वो पतला हो जाएगा। उसमें क्या घुल जाएगा? लाइसोसोम का जल अपघटनी एंजाइम, कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाला जल। ओके, ये सारी चीज़ें घुल जाएंगी, इस वजह से वो पतला हो जाता है। ओके, मैंने आपको क्या बताया कि कोशिका अगर काम नहीं कर रही है तो लाइसोसोम फट जाएगा और जल अपघटनी एंजाइम निकल जाएगा और ये कोशिका का पाचन कर देगा। इसी वजह से लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली या आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। आत्मघाती थैली लिख लीजिए या आत्महत्या की थैली लिख लीजिए। सुसाइडल बैग, सुसाइडल बैग भी इसको बोला जाता है। ओके, तो ये इसके काम है, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, बाकी नोट्स आपको मिल जाएंगे जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होता है टेलीग्राम चैनल पे। चलिए चलिए, ये हो गया। अब एक यहाँ पे समझने वाली बात है जो कि एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है कि आरबीसी जो होती हैं, रेड ब्लड कार्पल्स, कौन? रेड ब्लड कार्पल्स, लाल रुधिर कणिकाएं, आरबीसी। इन आरबीसी के अंदर ये लाइसोसोम होता है एब्सेंट, ये होता ही नहीं है आरबीसी के अंदर। अगर ये आरबीसी के अंदर नहीं है तो आरबीसी के अंदर भी क्या है? कोशिकाएं हैं। कोशिकाओं के अंदर लाइसोसोम नहीं है तो ये आरबीसी तो कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। फिर भी हम कहते हैं कि इनका जो जीवन काल है आरबीसी का, जब मैं आपको रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ाऊंगा तो रक्त के बारे में बताऊंगा, इनका जीवन काल होता है 120 दिन का, कि 120 दिन जिंदा रहती है, उसके बाद ये खत्म हो जाती है, फिर नया ब्लड बनता है, नया रक्त बनता है, तभी तो हम रक्तदान कर देते हैं आराम से। वरना अगर मान लीजिए ये पूरी जीवन काल चलती तो क्या हम रक्तदान करने के बाद हमारे अंदर जो रक्त है वो समान बना रहता? कभी नहीं बनता। ये 120 दिन में वापस बनता है। आरबीसी रेड ब्लड कार्पस जो है वापस बनती है जो रक्त में होती है। इसी वजह से हम रक्तदान कर देते हैं कि हाँ भाई 120 दिन के अंदर वापस बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ कि आरबीसी जो है इनके अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता। इसका मतलब इनकी जो कोशिका है, अगर इनकी कोशिकाओं में कोई कोशिकाएं काम करना बंद कर दे तो लाइसोसोम उसको पचा नहीं पाएगा, लाइसोसोम तो है ही नहीं, तब इनका क्या काम होगा? ये किस तरह से डिस्ट्रॉय होंगी? तो आरबीसी हमेशा प्लीहा, किसमें? प्लीहा, या इसको स्प्लीन भी बोलते हैं, इसमें जाकर के और समाप्त होती हैं। हिंदी में मैं बोलूँ तो इसको तिल्ली भी बोलते हैं, नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं? तिल्ली। तो तिल्ली में जाकर आरबीसी जो है वो जाकर के समाप्त हो जाती, जैसे इनका जीवन काल समाप्त हुआ तिल्ली में जाकर के समाप्त हो जाती। इसीलिए प्लीहा, स्प्लीन या जो तिल्ली है इसको आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान या कब्रगाह, कब्रिस्तान लिख लीजिए। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे बोला गया? प्लीहा को बोला गया। ओके, ये चीज़ याद रखिएगा, पूछी जा सकती है। तो ये हो गया हमारा लाइसोसोम। सेवंथ की हम बात कर लेते हैं, तो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रदव्यी जालिका, अंतःप्रदव्यी जालिका। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
ओके, तो देखिए क्या पढ़ रहे हैं अपन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रदवी जालिका। अंतःप्रदवी जालिका होती क्या है? अंतःप्रदवी जालिका कोशिका के अंदर एक जालनुमा संरचना होती है, जैसा कि नाम में ही लिखा हुआ है, क्या होती है? जालनुमा संरचना होती है। जाल क्या करता है? जाल करता है प्रोटेक्शन का काम करता है, किसी भी चीज़ को बाहर जाने से अंदर आने से रोकने का कार्य करता है। साथ ही क्योंकि ये कठोर जाल होता है इसीलिए ये कोशिका को संबल या कोशिका को पिचकने से बचाता है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो क्या जालनुमा संरचना है, जालनुमा संरचना है। ओके, दूसरा दृढ़ता प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? दृढ़ता, कोशिका को पिचकने से बचाता है। साथ ही दोस्तों ये तीसरा इसका काम है, ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। किसका काम करता है? प्रोटीन सिंथेसिस का ये काम करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। ओके, ये जो अंतःप्रदवी जालिका ये दो प्रकार की होती है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक तो होती है हार्ड या रफ। कैसी होती है? रफ। और दूसरी होती है सॉफ्ट। ओके, सॉफ्ट। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं इसको रब करके इसके आगे आपको बताता हूँ। ओके, चलिए इसमें आप आगे देखते हैं। हम प्रोटीन संश्लेषण की हमने बात करी और इसके दो प्रकार हमने देखे, कौन कौन से थे? रफ और सॉफ्ट। मैं वापस यहाँ पे लिखता हूँ। पहला तो है खुरदरी या रफ। खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सॉफ्ट क्या बोल देंगे इसको? चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो खुरदरी है ये तो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करती है, प्रोटीन संश्लेषण का काम करती है। कैसे करती है? ये अंतःप्रदवी जालिका के ऊपर राइबोसोम चिपके होते हैं। ये अंतःप्रदवी जालिका इस तरह की होती है, जाल बने होते हैं। इस पर क्या चिपके होते हैं? राइबोसोम चिपके होते हैं। और ये राइबोसोम ही क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। ये किस वाली पे चिपके होते हैं? तो ये खुरदरी वाली पे चिपके होते हैं। दो प्रकार की होती हैं ये, एक तो होती है खुरदरी और एक होती है सॉफ्ट। ओके, जो खुरदरी होती है उस पर राइबोसोम चिपके होते हैं और ये क्या काम करते हैं? प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। दूसरी होती है सॉफ्ट या चिकनी, जो कि वसा फैट बनाती है। क्या बनाती है? फैट। हमारे अंदर जो फैट होता है, ठीक है, मोटापा जिसे बोल सकते हो आप, या हड्डी, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो चमड़ी है ये मोटी हो जाती है, गूदेदार हो जाती है, तो इसका मतलब इसमें फैट जमा हो गया। तो फैट और वसा और किसका निर्माण करते हैं? लिपिड का निर्माण करते हैं। वसा और लिपिड का निर्माण करता है। कौन काम निर्माण करता है? चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो चीज़ क्या क्या देखी हमने? एक तो ये रफ होती है और दूसरी होती है सॉफ्ट। रफ कुछ इस तरह की होती है खुरदरी, और दूसरी सॉफ्ट होती है। जो रफ होती है उस पर राइबोसोम चिपके होते हैं, जिन्हें अभी आगे पढ़ेंगे अपन। और जो चिकनी होती है वो वसा और लिपिड की बनी होती है, वसा और लिपिड का निर्माण करती है। ओके, तो ये हो गई आपकी अच्छा, इसमें एक चीज़ और आप देख लीजिए, इसके खोजकर्ता कौन है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज करी थी पोर्टर ने, टी पोर्टर, थॉमसन पोर्टर ने, टी पोर्टर ने इसकी खोज करी थी। ओके, तो ये है क्या? अंतःप्रदवी जालिका आपकी। और आप लाइसोसोम वाले में भी लिख लीजिएगा, वैसे तो आपको नोट्स मिलेंगे, लाइसोसोम वाले में भी लिख लीजिएगा। जो खोज करता है उसके वो है डी डुबे। कौन है? डी डुबे, लाइसोसोम वाले में। ओके, लाइसोसोम में लिखना है आपको, लाइसोसोम के खोज करता हो गए। चलिए, अंतःप्रदवी जालिका के बाद हम देखते हैं, हमने किसका नाम लिया? राइबोसोम का। तो नेक्स्ट राइबोसोम ही देख लेते हैं एक बार। राइबोसोम, मैंने आपको बताया कि अंतःप्रदवी जालिका के ऊपर ये चिपके रहते हैं। ओके, हमने क्या क्या देख लिया? मैं एक बार सेल का स्ट्रक्चर बना दूं, जंतु सेल का बना दूं। गोल होता है, पादप सेल का सामान्यतः चौकोर होता है। पादप सेल जो है वो बड़ी होती है, जंतु सेल छोटी होती है ना। ये अभी अपन कंपेरिजन करेंगे तब पढ़ेंगे अच्छे से। तो हमने पादप सेल के अंदर पढ़ा एक दोहरी झिल्ली वाला क्या होता है? केंद्रक होता है, जिसमें केंद्रिका, डीएनए, गुणसूत्र, जीन, ये सारी चीज़ पाई जाती है। एक हमने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया, एक हमने पढ़ा गोल्जी बॉडी, एक हमने पढ़ा लाइसोसोम,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से चिपके हुए राइबोसोम। ओके, यही पढ़े हमने। और कुछ? अच्छा, केंद्रक हो गया, कोशिका भित्ति भी पढ़ी जो पादप में पाई जाती है। ओके, चलिए ठीक है। राइबोसोम जो है ये दो प्रकार के होते हैं। इनका मेन काम आपको पता चल गया होगा क्या काम करते हैं। ये करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। कैसे करते हैं मैंने अभी बताया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर होते हैं, प्रोटीन संश्लेषण का ये कार्य करते हैं। ओके, ये दो प्रकार के होते हैं राइबोसोम। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है 70S और एक होता है 80S। ये S क्या है? ये S है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। क्या है? यहाँ लिख देता हूँ मैं, सेडिमेंटेशन। वैसे तो आपको नोट्स में लिखा मिलेगा सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। ओके, ये क्या होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट? सेडिमेंट का मतलब क्या होता है? जमना, नीचे के तले में जमना, है ना, जिसको बोलते हैं अपन अवसादन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? अवसादन। तो अवसादन का गुणांक या सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के माध्यम से पता लगाया जाता है कि राइबोसोम 70S है 80S। इनको नाम क्यों दिया 70S 80S? देखिए, जब कोई राइबोसोम को हम किसी तरल पदार्थ में डुबोते हैं तो यदि वो जल्दी से नीचे बैठ जाता है तो वो कैसा है? भारी है, बड़ा है। तो उसको क्या नाम दे दिया? 80S। S का मतलब सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। और यदि वो धीरे धीरे नीचे जाकर के बैठता है, तले में जाकर के, तो वो 70S है, छोटा है। ओके, तो ये तो क्या हो गया? बड़ा, या मैं लिख देता हूँ भारी। जो भारी चीज़ होगी वो जल्दी तले में बैठेगी। और ये कैसा हो गया? हल्का। ओके, जो 70S है ना, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। अब ये प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं ये हम जब कोशिकांग पढ़ेंगे उसके जस्ट बाद में आपको प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स पढ़ाऊंगा। अभी मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। प्रोकैरियोटिक मतलब पुरानी सेल, मतलब कि एक कोशिकीय जीवों की सेल, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, इनकी। ठीक है, उनमें क्या पाया जाएगा? 70S। दूसरी होती है यूकैरियोटिक, पादप और जंतु की सेल जो हमारे अंदर है। और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर सुविकसित राइबोसोम पाया जाएगा 80S वाला, क्योंकि यहाँ पर प्रोटीन संश्लेषण का काम बहुत अच्छे स्तर पे होना चाहिए। इनके अंदर थोड़ा बहुत भी काम चल जाता है, एक कोशिका ही तो है ना। तो ये आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, राइबोसोम। चलिए, इसके बाद देखते हैं जीव द्रव्य देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और इसमें लिख लीजिएगा, इसके खोजकर्ता ज़रूरी है सारे खोजकर्ता। तो एक बार क्या है कि मैं यहाँ तो लिखवाऊंगा, साथ में क्लास एंड होने के बाद, ये टॉपिक एंड होने के बाद सबके जो खोजकर्ता है वो आपको वापस से मैं लिखा दूंगा, पूछ लिए जाते हैं। राइबोसोम के खोजकर्ता है पैलाडे। कौन है? पैलाडे। पैलाडे। ओके, चलिए इसके बाद देख लेते हैं जीव द्रव्य, जो कि कोशिका के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है ना, इसको क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य। इसको जीव द्रव्य नहीं बोलते, इसको कोशिका द्रव्य बोलते हैं। और केंद्रक के अंदर भी एक फ्लूइड भरा होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको जीव द्रव्य बोलते हैं? नहीं, उसको बोलते हैं केंद्रक द्रव्य। क्या बोलते हैं? केंद्रक द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य, इन दोनों के सम्मिलित रूप को क्या बोला जाता है? हमारा नेक्स्ट टॉपिक जीव द्रव्य। क्या बोला जाता है? जीव द्रव्य। ओके, तो मैंने क्या बोला कि ये कोशिका द्रव्य, ये कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य से मिलकर के बना होता है। ओके, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य से मिलकर के बना होता है। साथ ही जीव द्रव्य के अंदर, मैंने बोला आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि कोशिका द्रव्य के अंदर क्या होता है? 80% तो जल होता है, बाकी सारे अधात्री होते हैं 20%। अधात्री का मतलब बाकी सारे इसमें एलिमेंट्स जो है, छोटे मोटे एलिमेंट्स। तो इसमें 80% तो क्या पाया जाएगा? जल पाया जाएगा, और 20% कोशिका द्रव्य या केंद्रक द्रव्य पाया जाएगा, मतलब कि द्रव्य पाया जाएगा। द्रव्य मतलब फ्लूइड पाया जाएगा, फ्लूइड पाया जाएगा। ठीक है, मैंने अभी बताया था 80% जल पाया जाता है, इसीलिए जब ब्लड बाहर आता है तो वहाँ पे लाइसोसोम फट जाता है, कोशिका जो है वो गल जाती है, और कोशिका और केंद्रक के अंदर क्या है? 80% तो जल है, तो जो ब्लड बाहर आता है वो कैसा हो जाता है? पतला हो जाता है। ओके, तो ये चीज़ है जीव द्रव्य के अंदर। दो
कि केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य से मिलकर बना होता है, 80% जल होता है और 20% इसमें फ्लूइड या द्रव्य पाया जाता है इन दोनों का। ओके, जीव द्रव्य जीवन की इकाई है। क्या है? जीवन की इकाई। अगर जीव द्रव्य नहीं होगा ना तो कोशिका मृत कहलाएगी। कैसी कहलाएगी? अगर ये जीव द्रव्य नहीं होगा तो कोशिका कैसी कहलाएगी? मृत कहलाएगी। जब तक जीव द्रव्य है तब तक ही वो जीवित कोशिकाएं है। ठीक है, हम पादपों के अंदर जब ऊतक पढ़ेंगे तो काफ़ी सारे उसमें जीवित ऊतक और मृत ऊतक पढ़ेंगे। जब हम मृत ऊतक पढ़ेंगे तो आप समझ जाइएगा मृत ऊतक के अंदर क्या नहीं है? जीव द्रव्य नहीं है। ओके, ऊतक पे जब पढ़ेंगे तो मैं वापस समझा दूंगा इस चीज़ को। ओके, आप अभी इतना याद रखिए जिसमें जीव द्रव्य नहीं है वो कैसा है? मृत है। ओके, तो आज हमने जो कोशिकांग पढ़े उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक करके सपोर्ट करके दिखाइए थोड़ा सा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको वीडियोस सही लग रहे हों, समझ में आ रहे हों तो। नोट्स आपको मैंने जैसा बताया टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। 2 टेलीग्राम चैनल हैं, मैं वापस आज बता देता हूँ। आरपीएससी बोर्ड और द राघव इंस्टीट्यूट, ओके, ये 2 चैनल हैं। इन दोनों में से आपको किसी पर भी, दोनों में किसी पर भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। दोनों में से किसी पर से भी आप डाउनलोड कर लें पीडीएफ को, और पीडीएफ आपको मिलेगी जैसे ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हर टॉपिक के कंप्लीट होने के बाद आपको उस पर पीडीएफ मिल जाएगी। आज जो है हमने आपका जो पूरा सिलेबस है जीव विज्ञान का, बायोलॉजी का, उसको अरेंज करके उसकी पीडीएफ बनाकर अपलोड कर दी है इन दोनों चैनल्स पे। तो वहाँ से आप डाउनलोड करके उसे एक बार देख लीजिए और मिलान करते चलिएगा हमारे जो टॉपिक हैं वो चल रहे हैं सही के सही या नहीं चल रहे हैं। कमेंट करके आप बता दीजिएगा अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो यहाँ पर उसको वापस डिस्कस कर लिया जाएगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बाकी के कोशिकांग कंप्लीट करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।